हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट पर पॉलिटिकल ऑनर्स मेन कोर्स सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट है और 3 मेन कोर्स सब्जेक्ट्स की फर्स्ट यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। सो आज से हम पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब फर्स्ट मेन कोर्स सब्जेक्ट की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम क्लासिकल थ्योरी सबसे पहले पढ़ेंगे। अब क्लासिकल थ्योरी को भी 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी। सबसे पहले हम साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये 2-3 बातें बहुत ज़्यादा मेन बता रही हूँ जो आप लोग इन फ्यूचर तक याद रखो, बहुत काम आएंगी। सबसे पहले F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के पिता माने जाते हैं। जो F.W. टेलर हैं जिन्होंने ये साइंटिफिक थ्योरी लिखी है, ये वैज्ञानिक प्रबंध साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता माने जाते हैं और इस थ्योरी को टेलरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने लिखी है, F.W. टेलर ने लिखी है और इसको टेलरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आ सकता है इन फ्यूचर और आपको इसमें भी लिखना है जो आप अब पढ़ रहे हो। प्रबंधन को व्यवसाय का मस्तिष्क कहा जाता है। जो F.W. टेलर हैं उन्होंने मैनेजमेंट को व्यवसाय का मस्तिष्क बोला है, जो काम है उसका दिमाग बोला है एक तरीके से। ये था इंट्रो, और इंट्रो में इन्होंने बस यही 2-3 बातें मेन लिखी हैं। बाकी जो आप अपनी बुक सामने रखोगे उसमें से इंट्रोडक्शन लिखना वो ज़्यादा बेटर होगा। इन केस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि इंट्रोडक्शन में मेन बात है क्या। अब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट देखते हैं कि वो क्या है। फ्रेडरिक टेलर ने अमेरिका में उद्योग के प्रबंध के विषय में अनुसंधान किए थे। फ्रेडरिक ने जो ये F.W. टेलर हैं, इन्होंने अमेरिका में मैनेजमेंट के टॉपिक में रिसर्च की थी। अमेरिका में इन्होंने सबसे पहले इस टॉपिक पे रिसर्च की थी क्योंकि वहीं पर ही सबसे पहले इन्होंने इस सब चीज़ों को देखा था। टेलर का विश्वास था कि सर्वोत्तम प्रबंध सच्चा विज्ञान है जो कि सभी प्रकार के मानव क्रियाकलापों पर लागू होता है। टेलर बोलते हैं जो बेस्ट मैनेजमेंट है वो ही सच्चा विज्ञान है, सबसे सच्चा साइंटिस्ट है जो कि सभी प्रकार के मानव क्रियाकलापों पर लागू होता है, सभी तरीके की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उन सब पर लागू होता है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनमें से 2 जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो है शॉप मैनेजमेंट और अ पीस रेट सिस्टम। शॉप मैनेजमेंट और एक पीस रेट सिस्टम है ये। आप इनकी बुक्स भी यहाँ पे देख रहे हैं, आप इनको देखिएगा अमेज़ॉन से या फिर लाइब्रेरी से या जहाँ से भी आप इनको पढ़ सके पढ़िएगा। बहुत इंटरेस्टिंग बुक हैं, बहुत अच्छी बुक्स भी हैं, आपको आपकी पढ़ाई में भी बहुत काम आएंगी। ये जो दोनों इनकी जो बुक्स हैं इन्होंने जो लिखी, बहुत सारी लिखी थी लेकिन ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। इनमें से एक बुक अ पीस रेट सिस्टम, इस बुक के 3 प्रस्ताव इन्होंने बताए थे। अब पीस रेट सिस्टम बुक में इन्होंने व्यवस्था के प्रतिपादन की 3 प्रस्ताव रखे। पहला, समय द्वारा कार्यों का दर और मानक निश्चित करना। दूसरा, अंश कार्य की एक विभेदक दर व्यवस्था। और तीसरा, व्यक्तियों को भुगतान करना ना कि पद को। देखो, सबसे पहले पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि समय द्वारा कार्यों की दर और मानक निश्चित करना। समय देखकर, टाइम को देखकर ही काम को बांटो और इंसान को देखकर भी। इस पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि जितना टाइम है, ये नहीं कि तुम 24 घंटे काम करवाते रहो, टाइम देखकर इंसान को काम दो और वो काम उसको दो जो वो कर सकता है। इन्होंने यही बोला, टाइम द्वारा कार्यों का दर और मानक निश्चित करना, कि वो इंसान उस काम के लिए निश्चित करना, एक तरीके से उसको कर देना कि हाँ जी यही इंसान ये काम करेगा। ये नहीं कि 14 साल का बच्चा है और भारी भारी सामान उठा रहा है, उठवा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। सेकंड, इन्होंने ये बोला है अंश कार्य का एक विभेदक दर, डिफरेंशियल रेट्स। इन्होंने ये बोला कि जो काम है उनको डिफरेंट पार्ट्स में बांटो। जो सबसे भारी काम है, हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का, सबसे हल्का, उस हिसाब से ही लोगों को वो काम दो। वही सेम ये पहले वाली बात कि ये नहीं कि छोटा बच्चा है उसको ज़्यादा पकड़ा दिया, बड़े वाले को भी सेम वही काम है, तो फ़र्क क्या रह जाएगा? हल्का काम कौन करेगा?
इसलिए हल्का काम और भारी काम दोनों को डिफरेंट उसमें बांट दो। और तीसरा है व्यक्ति को भुगतान करना, ना कि पद को। इस पॉइंट में इन्होंने ये वाली बात बोली है, व्यक्ति को भुगतान करना ना कि पद को। जो व्यक्ति से जो काम कर रहा है उससे अगर कुछ गलती हो जाती है बाय चांस, तो वो उससे काम, ये नहीं कि उसकी नौकरी छीन ली जाए, उससे भुगतान करवाओ, उससे डबल काम करवा लो, उसकी तनख्वाह काट दो, उसके पैसे काट दो। लेकिन वो लोग क्या करते थे, वो जो उसकी जो जगह होती थी जहाँ वो काम करता था वो पद ही छीन लिया करते थे। तो इन्होंने इस बात में ये बोला कि व्यक्ति को भुगतान करना, ना कि पद को। पद भुगतान नहीं करेगा, वो जिस जगह काम करता है वो जगह से उसको नहीं हटाया जाएगा, उसको उस काम का भुगतान करने के लिए उसके पैसे काट लो, उसको खाना नहीं दो या उससे डबल काम करवा लो, ऐसा कर लो, लेकिन उसके पद से मत हटाओ। क्योंकि इनका ये कहना बिल्कुल सही था, पद से मत हटाओ, वो हट जाएगा तो फिर ज़िंदगी भर के लिए बेरोज़गार हो जाएगा। अगर आप उससे डबल काम करवा लोगे तो उसकी ज़रा सी मेहनत ही लगेगी, खाना बंद कर दोगे तो वो नेक्स्ट टाइम ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन पद से हटा दोगे तो वो बेरोज़गार हो जाएगा, उसकी फैमिली बेरोज़गार हो जाएगी। ओके, सो अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देख लेते हैं, जो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणाएं हैं उसको। फ्रेडरिक विल्सलॉ टेलर 1856-1915, आप देख रहे हैं, इनकी फ़ोटो मैंने लगाई है ताकि आपके जहन में रहे कि FW टेलर दिखते कैसे थे। को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक माना जाता है, मैंने आपको इंट्रो में बता दिया है। और इन्होंने ही सबसे पहले वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रबंध की नींव रखी थी। साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है उसकी नींव इन्होंने ही सबसे पहले रखी थी। ओके, सो इन्होंने ये भी बोला है कि जो व्यवसाय प्रबंध है उसके कार्य को करने के लिए, उसके नमूने, उसके मजदूरों को समझने के लिए एक सार्वभौमिकता की स्थापना की जानी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्होंने एक मानसिक क्रांति का नाम भी इसको दिया है। ओके, सो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए टेलर ने समय और गति के अध्ययन पर जोर दिया। क्यों दिया? देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट से क्या समझ में आ रहा है आप सबको? साइंटिफिक बोले तो साइंस की बात हो रही है यहाँ पे। और साइंस में इन्होंने स्पीड, टाइम, ये डिस्टेंस, वेलोसिटी वगैरह इन सब चीज़ों की बात करी है इस थ्योरी में स्पेशली, इसलिए इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम दिया जाता है। इन्होंने इस थ्योरी में बोला भी यही है कि इंसान को भी एक साइंटिफिक तरीके से देखो। पीछे देखा था आपने, मानव जो क्रियाकलाप है उनको भी विज्ञान से, उसके वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, मानव विज्ञान के तरीके से क्यों देखा जाए? क्योंकि स्पीड और टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये साइंस के ही सबसे इम्पॉर्टेंट वो हैं, वर्ड्स हैं, और इनका काम भी साइंस में ही सबसे ज़्यादा होता है। सो इन्होंने साइंस के तरीके से इंसान को और इंसान के कामों को देखने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि स्पीड देखो उसकी, इंसान की, कि वो कितनी स्पीड से काम कर सकता है, और उसका टाइम देखो कि वो कितने टाइम तक काम कर सकता है। ये होता था पहले कि उनसे 24-24 घंटे, 23 घंटे, 22 घंटे काम करवाया जाता था, और उनको खाने के लिए भी उतना नहीं दिया जाता था, ना उनको काम इतने पैसे इतने दिए जाते थे कि वो अपना गुजर बसर कर सके। ओके, सो उनसे जितना काम करवाया जाता था उस हिसाब से उनको ना रोटी मिलती थी, ना उनके पैसे मिलते थे। सो उन्होंने ये बोला कि यार एक लिमिट टाइम तक उनसे काम करवाओ। इस स्थिति के सुधार लाने के लिए टेलर ने समय और गति के अध्ययन पर जोर दिया। ओके, सो वैज्ञानिक प्रबंध निम्नलिखित तथ्यों पर संबंधित है। सबसे पहला तथ्य है उसका है कि योजना और क्रियान्वयन का पृथक्करण, योजना, प्लानिंग, और जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसका ध्यान रखना, वेतन भुगतान के अंतरात्मक काम दर वेतन की व्यवस्था। और टेलर ने प्रबंध को एक विज्ञान माना है जो निश्चित नियम और सिद्धांत पर आधारित है। जो टेलर हैं उन्होंने मैनेजमेंट को एक साइंस माना है। क्यों माना है? माना है जो निश्चित नियम, जो एक पर्टिकुलर नियम बने हुए हैं उन पर, और पर्सपेक्टिव पर डिपेंडेंट है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा पर्सपेक्टिव और साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं वो क्या क्या है, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला है कार्य के वास्तविक विज्ञान का विकास, इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रियलिस्टिक साइंस। इन्होंने इसमें ये बोला है कि प्रबंध और मजदूर दोनों के हितों में ही ये जो है रियलिस्टिक साइंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका लाभ ये होगा कि श्रमिक अपने मालिक को उसकी आलोचना नहीं करेगा, और श्रमिक अपने मालिक की जब आलोचना नहीं करेगा तो श्रमिक अपने काम से हाथ भी नहीं धोएगा। इस तरीके से उनको इस सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकंड था श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन।
अब देखो इन्होंने दोबारा यहाँ पे वैज्ञानिक चयन बोला, साइंटिफिक सिलेक्शन बोला, वही सेम वही वाली बात जो मैंने आपको पीछे बताई, स्पीड और टाइम वाली बात है कि जो लेबर है उसका एक साइंटिफिक तौर पे सिलेक्शन करो कि उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी स्पीड से काम कर सकता है और कितने टाइम में काम कर सकता है। ओके, उस हिसाब से उसको काम भी दो। ये नहीं कि तुमने एक बड़े आदमी को हल्का हल्का काम दे दिया, यार वो तो आराम से बैठे बिठाए काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद बहुत सारा टाइम भी है, आराम करने के लिए भी है। लेकिन एक उसके कम उम्र का आदमी वो भारी भारी काम कर रहा है और ना उसको प्रॉपर खाना मिल रहा है ना उसको आराम मिल रहा है। ठीक है, इन्होंने इसमें ये बात बोली है कि उसको एक साइंटिफिक तरीके से देखो कि उसके अंदर कितनी स्पीड है, वो कितने टाइम में काम कर सकता है। थर्ड जो है मानसिक क्रांति है, एक मेंटल रिवैल्यूएशन का नाम इसको दिया है इन्होंने। क्यों दिया है कि वो ये बोलते हैं श्रमिक और प्रबंध दोनों को में मानसिक क्रांति के बिना एक वैज्ञानिक प्रबंध जो है, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल अधूरा है और बिल्कुल बेकार है। इन लोगों में एक मेंटलिटी, एक मानसिक क्रांति होनी चाहिए। फोर्थ जो है वो है प्रबंध और श्रमिकों के बीच घनिष्ठ संबंध और मित्रतापूर्ण सहयोग। साफ साफ इस बात से देखो, मैंने आपको जितना पीछे अभी बताया वो सब अंडरस्टैंडिंग्स थे, और ये इन सब अंडरस्टैंडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। क्यों है? क्योंकि ये सीधी एक वो हो रही है आपस में बातचीत। अब देखो, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं आपकी टीचर हूँ। ओके, सो आप लोग मुझसे कुछ बात पूछोगे, मैं आपके साथ कोऑपरेट करूँगी। आप मुझसे राइटर्स पूछोगे, मैं आपको बताऊँगी हाँ ये राइटर्स हैं, इनमें से करो। अगर आपको इसमें नहीं मिल रहा तो मैं आपको और राइटर्स बताऊँगी। तो एक तरीके से हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे रिलेशन अच्छे हैं आपस में, हम लोग बात एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो सेम इन्होंने यही बात इसमें बोली है कि आप श्रमिक और जो काम करवा रहा है वो, इन दोनों के संबंध बहुत अच्छे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए ही ज़रूरी है क्योंकि वो एक दूसरे को समझ सके। एग्जाम्पल एक और मैं आपको दे देती हूँ, जैसे जो काम कर रही है लेबर है, उसके घर में कोई खुशी है, कोई गम है या कुछ और प्रॉब्लम है, उसको कहीं जाना है या उसकी तबीयत ख़राब है, सो वो अपने मालिक से इतना अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, उसका मालिक इतना अच्छा समझदार हो कि वो उसको उस दिन छुट्टी दे दे। ये नहीं बोले कि यार मेरा काम का लॉस होगा, तू नहीं जा सकता। देखो, किसी के घर में खुशी या गम बताकर नहीं आता, किसी को इमरजेंसी हो जाती है, इमरजेंसी बोलते हैं इसलिए कि बताकर नहीं आती वो कि भैया इमरजेंसी होने वाली है तो मैं पहले से ही तैयार रहूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। सो इन्होंने यही बोला है कि एक तरीके से साइंटिफिक थ्योरी में मैनेजमेंट के लिए श्रमिक और प्रबंध जो है उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। सो ये इनके सिद्धांत थे। ओके, सो अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। देखिए, बहुत आलोचक भी बहुत थे इनके। आलोचक इनके वही लोग थे जो इनके हक में, मतलब जिनके हक में ये नहीं बोलते थे, और जिनके हक में ये नहीं बोलते थे वो थे ये अमीर लोग, ये प्रबंध टाइप लोग जो काम करवाते थे। सो ये लोग इनके आलोचक थे। अब इसका निष्कर्ष ये निकला आखिर में कि इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि इन्होंने सिर्फ श्रमिकों को ही नहीं, एक नॉर्मल आम इंसान को भी ये बताया कि हाँ जी कैसे काम करना चाहिए, कैसे काम हो सकता है और क्या करना चाहिए। ओके, सो इस थ्योरी को एक टेक्नोलॉजी और जो उद्योग वगैरह थे उन सबको आगे बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया गया बहुत ज़्यादा, और इसका जो कंक्लूजन निकला वो यही निकला कि इसको बहुत अच्छा माना गया हर जगह। सो आज की जो हमारी थ्योरी है, ये साइंटिफिक थ्योरी, ये हमारी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास हमारी 10 नवंबर ट्यूसडे को होगी, और ये पार्ट 1 था किसका? क्लासिकल थ्योरीज़ का। ये अब पार्ट 2 हमारा 10 नवंबर 2020 ट्यूसडे को होगा। सो आप लोग इस थ्योरी के, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के नोट्स बना लीजिए, और नेक्स्ट थ्योरी के नोट्स आप लोग हाथों हाथ साथ बनाते हुए चलना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अब एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रह गया है। इन केस आप लोगों को कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो, या आपको कोई अभी इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो, या इसमें जो मैंने आपको सिद्धांत बताए हैं वो समझ में नहीं आए हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।